साबिक रियासत बहावलपुर के नवाबों के पास बहुत दौलत थी। उन्होंने अपने इलाके की तरक्की के लिए दिल खोल कर इसे इस्तेमाल किया और साथ साथ अपने शायान शान महल्लात भी तामीर कराए। रियासत तो नहीं रही, मगर उसकी कहानी सुनाने के लिए नवाबों की तामीर करदा इमारतें ज़रूर मौजूद हैं। नूर महल भी एक शानदार कहानी है और सुनने से ज़्यादा देखने से ताल्लुक़ रखती है। इसलिए जब आप बहावलपुर आएँ तो आपको सिर्फ देखने वाली आँख चाहिए और कुछ नहीं। नूर महल के बारे में ये बात ज़बान ज़दे आम है कि इसे 10वें अब्बासी नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारम ने अपनी चहेती मलिका नूरजहाँ के लिए बनवाया, जिस पर मौजूदा दौर के हिसाब से 2 अरब 68 करोड़ 32 लाख 95,040 रुपये लागत आई। लेकिन नूर महल इस लिहाज से बदकिस्मत रहा कि इसकी मकीन यानी मलिका नूर ने सिर्फ एक रात इस शानदार महल में बसर की। अगली सुबह वो महल की सबसे ऊपर वाली छत पर गईं तो महल के बागात से मुल्हिक एक कब्रिस्तान देखकर नवाब से कहा कि आपने मेरे लिए कब्रिस्तान में घर बनवा दिया, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। चुनाचे उस एक रात के सिवा शाही ख़ानदान इस महल में नहीं रहा। शायद मोहब्बत की इसी कहानी की मुनासबत से नूर महल को पाकिस्तान का ताजमहल भी कहा जाता है। लेकिन नवाबी ने बहावलपुर के वारसों का कहना है कि इस कहानी में कुछ भी दुरुस्त नहीं। उनका कहना है कि कोई बेगम कभी यहाँ नहीं रही और ये महल किसी भी बेगम के लिए ना तो तामीर हुआ और ना ही इसके नाम में मौजूद नूर किसी बेगम के नाम से मंसूब है, क्योंकि उस ज़माने में किसी बेगम का नाम लेना भी बुरा समझा जाता था। मवर्रखीन की राय भी यही है कि उस ज़माने में इस इलाके में खुलेआम बेगम का नाम लेना मायूब था। चुनाचे नवाब साहब की देवड़ी यानी नवाब साहब की घरवाली का नाम लेने की ममानत थी। चुनाचे ये महल किसी बेगम के नाम पर नहीं है। नूर महल दरहकीकत एक मेहमान खाना था और उस वक्त की बड़ी बड़ी रियासतों के नवाब बहावलपुर के दौरे के दौरान यहाँ ठहरते थे। उस वक्त के शाह ईरान, वाइसराय हिंद और गवर्नर पंजाब के अलावा मोहतरमा फातिमा जिन्ना, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो और साबिक सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान भी यहाँ क़याम कर चुके हैं। नवाबों के दौर में नूर महल में रियासती और सरकारी तकरीबात मुनक़्क़द की जाती थीं, जबकि रियासत बहावलपुर के आखिरी 3 नवाब इसी महल में तख्तनशीन हुए, यानी उनकी दस्तारबंदी की गई। नूर महल में एक पियानो भी रखा गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारम, जिन्हें सुबह सादिक का लक़ब भी दिया गया था, उन्होंने जर्मनी से 1875 में दरामद किया और अपनी बेगम को तोहफे में दिया। लेकिन दर हकीकत ये पियानो बहावलपुर के आखिरी नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजम का है, क्योंकि वो पियानो बजाना भी जानते थे। नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजम 1935 में हज के लिए सऊदी अरब गए थे। इस सफ़र के दौरान उन्होंने जो गाड़ी इस्तेमाल की वो भी यहीं खड़ी है। ठंडक और हवा के लिए ऊंची छतों और रोशनदानों के अलावा महल की बुनियादों में सुरंगों का एक जाल बिछाया गया है, जिसमें पानी छोड़ा जाता था। मखसूस समतों पर बने रोशनदानों से हवा गुजरती, जो पानी की ठंडक के लिए फर्श में नस्ब जालियों से महल के अंदर पहुंचती थी। ये सुरंगें अब भी मौजूद हैं, अलबत्ता इनमें पानी नहीं छोड़ा जाता। 1955 तक ये महल सिर्फ सरकारी मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। 1997 में इस महल को पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी ने इस खूबसूरत महल की तारीखी शान शौकत को बहाल करने में 2 साल लगाए, तब जाकर ये इमारत अपनी असल शक्ल में बहाल हुई, जो आज सयाहों और यहाँ आने वालों को नजर आती है। अब ये महल पंजाब और पाकिस्तान के तारीखी विरसे का एक अहम हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। बहावलपुर के 12 नवाब गुजरे। पहले नवाब से लेकर और 12वें नवाब तक हर नवाब ने अपने अपने दौर में इस शहर में बहुत सारी तामीरात की। इस शहर की बुनियाद 1774 में दूसरे नवाब बहावल खान अब्बासी ने रखी और उन्हीं के नाम पर ये शहर आबाद है। उसके बाद जितने नवाब आते चले गए, उन्होंने अपने अपने दौरे हुकूमत में इस शहर को जितनी तरक्की दे सकते थे दी। जो एक अहम नाम लिया जाता है वो चौथे नवाब, उनका नाम भी इत्तफाक से नवाब सादिक अब्बासी था। उन्होंने इस शहर में बहुत से महल्लात
बागात, तालीमी इदारे और अपने उस दौर के हिसाब से बड़ी खुली और अच्छी शाहराह बनवाई। मैं इस वक्त जो है वो उन्हीं के बनाए हुए एक महल के बाहर बैठा हूँ जिसका नाम है नूर महल। मेरे पीछे जो है वो नूर महल का नज़ारा है। मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाता हूँ। इसका रकबा 52 एकड़ बताया जाता है कि ये महल 52 एकड़ पर मुहित है। और जो इसका आर्किटेक्चर था वो एक अंग्रेज़ था जिसका नाम था मिस्टर हैनन। कहा यही जाता है कि वो रियासती अंग्रेज़ था। मेरा ख्याल है ज़ाहिर सी बात है वो बाहर से आकर यहाँ मुकीम हुआ होगा और नवाब सादिक ने उसकी ज़िम्मेदारी लगाई होगी कि वो इसकी निगरानी करे। इसमें जो सामान इस्तेमाल हुआ वो इंग्लैंड और इटली से मंगवाया गया था। ये जो इसका कवर्ड एरिया है वो कहते हैं कि 4,46,000 मुरब्बा फुट है। 32 कमरे हैं इसमें, इस महल के, जिसमें 14 तहखाने हैं, 6 बरामदे हैं और इसकी छत पर 5 गुंबद बनाए गए हैं। उस ज़माने में यानी जब ये महल बना 1872 में इसकी तामीर शुरू हुई थी और 1875 में ये मुकम्मल हुआ 3 साल में। तो ये कहते हैं कि इस पर 12 लाख रुपए, उस ज़माने में 12 लाख रुपए इसकी लागत थी। बुनियाद इसकी जुमे वाले दिन रखी गई यानी 1872 में, और 1875 यानी 3 साल के अरसे में ये तामीर हुआ। अच्छा, इस महल की खुसूसियत ये है कि ये अतालवी तर्ज़ तामीर का शाहकार है। इसमें जो दरमियान का हिस्सा है उसमें 2 मखूती गुंबद भी बने हुए हैं। ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए जीने मौजूद हैं। 2 मंजिलें तो इसकी हैं, लेकिन गुंबदों को अगर हम मिला लें तो इसकी 3 मंजिलें बनती हैं और वो मतलब तीसरी मंजिल तक रसाई हो सकती थी। जिस ज़माने में ये महल आबाद था, अब तो खैर ये एक टूरिस्ट पॉइंट है बहावलपुर का, लेकिन जब ये आबाद था तो बहुत सारी आम सरकारी तकरीबात यहीं हुआ करती थी। और इसे जैसे वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आइकन, तो इसे बहावलपुर का आइकन कहा जाता है। और मतलब इसमें आप ये देखें कि जब बहावलपुर का रेलवे स्टेशन नया बनाया गया 2020 में, तो वो भी इसकी कॉपी है बिल्कुल। इसके जो है वो बरामदों का तर्ज़ तामीर, इसके जो है वो मैंने बताया 32 कमरे हैं और ऊपर इसके गुंबद भी बने हुए हैं। मतलब बड़ा जो है वो शानदार इसका स्ट्रक्चर है। हम आपको अंदर से इसको विज़िट कराते हैं। ये तो इस वक्त तो हम लॉन में हैं, इसके बाहर कुछ यादगारें भी रखी हुई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो आइए चले आपको जो है वो ये महल अंदर से दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा है। और नवाबों ने अपनी सहूलत के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो बनाई थी। हाँ, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि उस ज़माने में वैसे भी सीमेंट तो नहीं होता था, बजरी भी नहीं होती थी, तो इसकी तामीर में सीमेंट, बजरी, सरिया टाइप की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि जो इसके जो ईंटें हैं वो एक मुरक्कब बनाया गया जो अपना चावल, माश की दाल और जो है वो तीसरी चीज़ कचकारी जो है वो आप उसे कह सकते हैं, उसका एक मसाला बनाकर और उससे जो है वो इन ईंटों को जोड़ा गया। यानी चूना, चावल और माश की दाल, इसका मसाला तैयार किया गया और उससे इसकी तामीर की गई। और आज भी ये उतने ही मजबूती से खड़ा है। 1875 का मतलब ये हुआ कि 1875 से 100 साल आप एक लगा लें और तकरीबन 150 साल 150 साल पुराना ये महल है, लेकिन अभी ये अपनी पूरी शान और शौकत के साथ खड़ा है। आइए आपको अंदर से महल दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि बहावलपुर के नवाब जो है वो कितनी नवाबियत से रहा करते थे। इस वक्त हम खड़े हैं जी नूर महल के अहाते में और बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। मेरे साथ बासित नवीद ये गाइड हैं और इसका टूर कराते हैं नूर महल का, लेकिन ये चैरिटी गाइड नहीं है। एक तो होता है ना कि मतलब आप कहीं जाएं, आपको टूर कराया जाए, ये बाकायदा ये इनका रोज़गार है। और अच्छी बात है कि नौजवानी में जो है वो ये जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें नूर महल की तफसीलात बताते हैं। तो बजाय इसके कि हम अपने नाज़रीन को
कोई उल्टी सीधी चीज़ बताएं। हम चाहते हैं कि आप तक जो तारीख भी पहुँचे वो बड़ी मुस्तरद और मुसद्दक़ा पहुँचे। मेरे उल्टे हाथ को वकास गुल खड़े हैं और ये अब्दुल बासित है। अब्दुल बासित से हम पूछते हैं कि हम एक इस वक्त जो है वो गाड़ी के सामने खड़े हैं। ये गाड़ी क्या है अब्दुल बासित? सर ये हज वैन है। अच्छा। 1935 में नवाब साहब 1935 में नवाब साहब ने इस पर हज का सफ़र किया था। ठीक है। दैट्स वाई इसका नाम हज वैन रखा गया। अच्छा। ये फोर्ड कंपनी की है और अभी तक ये वर्किंग कंडीशन के अंदर मौजूद है। और हैरान कुन बात यह है कि उस वक्त नवाब साहब इस तरह की मोर और लेस 20 हज वैन्स लेकर गए थे। जितनी भी थी ही डोनेटेड रेस्ट ऑफ द हज वैन्स टू द सऊदी प्रिंस ऑफ दैट टाइम। तो उस वक्त जितनी हो सकता है उर्दू बोलना है। ठीक। और उस वक्त जो थे नवाब साहब इस तरह की 20 हज वैन्स लेकर गए थे। जितनी भी थी नवाब साहब ने सऊदी प्रिंस जो उस वक्त थे उनको डोनेट कर दी। एक इस पर वापस आए थे मेमोरी के तौर पर, इसको लेकर आए थे यहाँ पर। और ये यहाँ पर नूर महल में उनकी फैमिली ने, मेरी मालूमात के मुताबिक ये सारी हज वैन्स बाकायदा एक बहरी जहाज़ पर लोड की गई थी। बिल्कुल। और वो बहरी जहाज़ के ज़रिए गए थे हज करने के लिए। वैन पर ये सिर्फ सऊदी सरज़मीन पर ये वैन इस्तेमाल हुई थी। यहाँ से वो बाई रोड हज के लिए नहीं गए थे। यहाँ से कराची और कराची से बहरी जहाज़ पर ये सारी की सारी गाड़ियाँ लादी गई थी। और उसके बाद वापसी पर वो एक गाड़ी बतौर एक यादगार ले आए थे, जबकि बाकी गाड़ियाँ उस ज़माने में जो सऊदी हुकूमत के एहलकार थे उनको तोहफे में दे दी गई थी। ये इसकी तफसील लिखी हुई है। ये गाड़ी फोर्ड कंपनी के तैयार शुदा है। 1935 में जब नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम हज पर गए तो इस गाड़ी को बहरी जहाज़ के ज़रिए सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। नवाब साहब ने मक्का से मदीना के दरमियान सफ़र इसी गाड़ी पर किया। इसी मुनासबत से इस गाड़ी को हज वैन का नाम दिया गया। इसका इंजन 8 सिलेंडर है और ये पेट्रोल पर चलती है। ये गाड़ी शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने नूर महल को तोहफे में दी है। हम एक और गाड़ी के सामने खड़े हैं, इसका नाम कारवान है। ये ट्रेलर है, कारवान ट्रेलर। किस कंपनी का बना है बताइए कि सरकार? अब ये एक्लस कंपनी का है और ये भी नवाब साहब की जो हज वैन्स थी उनके साथ अटैच होकर गए थे। इनमें भी मज़ीद बंदों की गुंजाइश मौजूद है क्योंकि नवाब साहब 100 बंदों को अपने साथ लेकर गए थे। तो हज वैन में जो बंदे बच जाते थे वो फिर कारवान में बैठते थे। और इसको टो करके वो साथ उसके लगा गया, इसको हज वैन के साथ अटैच करके लेकर गया है। और ये भी अभी तक अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, ये इसकी भी हिस्ट्री यहाँ लिखी हुई है। ये कारवान एक आरामदेह ट्रेलर है जो एक्लस मोटर कारवान लिमिटेड ने 1935 में तैयार किया। ये एक कमरे पर मुश्तमिल है जिसमें तमाम ज़रूरी सहूलतें मुयस्सर हैं। 1935 में जब नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान पंजम हज पर गए तो इस कारवान को बहरी जहाज़ पर सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। मक्का से मदीना के दरमियान इस कारवान को हज वैन के साथ इस्तेमाल किया गया। शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने ये कारवान नूर महल को तोहफे में दी। मैं करीब से दिखाता हूँ जी आपको गाड़ी। ये इसको टो करने की वो लगा हुआ है, इसको टो कर दिया जाता था उसी हज वैन के साथ जो आपने देखी। और ये उसकी हज वैन है, वो सामने हज वैन खड़ी है और पीछे इसके जो है वो ये है। हम खड़े हैं एक रॉयल बग्गी के सामने। ये बग्गी है और वैसे तो इसका यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि बासित हमें इसकी तफसील बताएं। जी बासित। ये रॉयल कार्ट इसको कहते हैं, शाही बग्गी। ये नवाब साहब की फैमिली ज़्यादातर इस्तेमाल करती थी। ये विद इन द स्टेट बहावलपुर में इस्तेमाल करते थे वो, लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके आगे घोड़े वगैरह लगाए जाते थे और इसके अंदर एक घोड़े वगैरह मतलब गधे भी लगाए जाते थे क्या? नहीं, घोड़ों से मुराद है, यानी कभी 4 और कभी 6। तो घोड़े वगैरह तो ये कहना कि कभी 4 घोड़े कभी 6 घोड़े। मैं समझा कि कभी गधे लगा देते थे। नहीं, घोड़ा ही लगाते थे। ठीक है। और इसके अंदर बाकायदा औरतों के लिए सिंगार शीशा है। अच्छा। और गार्ड्स के लिए जगह है। अच्छा। और जो कोचवान होता है उसकी भी जगह मौजूद है। काफ़ी कुशादा है। अच्छा। और अभी तक ये ओरिजिनल कंडीशन में है। अच्छा जी, जो इसका बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि शाही बग्गी को रियासत बहावलपुर के इंजीनियर मिस्टर हैनन की ज़ेर निगरानी तामीर किया गया। ये वही हैनन है जिन्होंने इस महल की तामीर की निगरानी भी की थी। 4 पहियों वाली इस बग्गी को 2 घोड़ों से खींचा जाता था
लेकिन हमारे जो गाइड हैं उन्होंने बताया जी कि कभी 2, कभी 4, कभी 6 वगैरह भी इन्होंने कहा, तो मैं समझा कि शायद कभी इसमें गधे भी लगाए जाते थे। खैर, इसके अगले हिस्से में 1 कोचवान और 2 गार्ड्स, जबकि पिछले हिस्से में 4 मुसाफिरों के बैठने की जगह मौजूद है। ये बग्गी शाही ख़ानदान दौरान सफ़र इस्तेमाल किया करता था, यानी भावलपुर शहर के अंदर, या आप कह सकते हैं कि रियासत के अंदर। शहजादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने 2016 में ये बग्गी नूर महल को तोहफे में दी। सर्दी भी बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें आपको साथ लेकर चलनी पड़ती हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये जैकेट, ये मेरा मफलर, और ये मेरे साथ साथ जो है वो वकास गुल चल रहे हैं। इधर मुँह कर भाई, ज़रा सूरज की रोशनी में नज़र तो आए कि वकास गुल जो है वो कौन है। अच्छा, हम जो है वो थोड़ा सा वक्फ़ा हमने लिया है नूर महल का व्लॉग करने में। हम चल रहे हैं चाय पीने के लिए। देखते हैं, कोई एक बड़ा अजीबोगरीब उन्होंने बनाया हुआ है, कोई शे लगा के, तो आपको दिखाते हैं और हम चाय भी पी लेते हैं। तो थोड़ा सा कोई अगर कोई खाने की चीज़ होगी तो वो खा भी लेते हैं। नवाबी तांगा तो रेड़ा। हैं नवाबी तांगा रेड़ा। अच्छा, हाँ जी, उसका नाम है नवाबी तांगा रेड़ा। तो तुक्का लगाया और यार, और इधर मेरे पास होके चल रहा ताकि नज़र तो आओ कि तुम भी मेरे साथ ही हो। ऐसा ना होना कि मुझे कोई भावपुरी है पकड़ के मारे। ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है शाही कप, के सामने लिखा हुआ। ये कोई घोड़ा गाड़ियाँ टाइप की चीज़ बना के वो इन्होंने लगाई हुई है, नूर महल टक शॉप। नूर महल टक शॉप। हम आए हैं नूर महल टक शॉप पर, देखते हैं कि यहाँ क्या चीज़ मुयस्सर है। चाय के कप नज़र आ रहे हैं मुझे, इसका मतलब है कि चाय भी होगी। सरकार, मेरी चाय है आपके पास? जी है। अच्छा, क्या नाम है आपको? मेरा नाम इमरान। मोहम्मद इमरान। अच्छा, तो कुछ चाय अच्छी सी मिलेगी हमें? जी मिल जाए। चाय कौन सी, तावीज़ वाली है या बगैर तावीज़ वाली? तवीज़ वाली। तावीज़ वाली चाय। किसी ने मुझसे पूछा था कि गिलानी लॉग्स शुरू करने के बाद आपको क्या मिला। सारा यूट्यूब से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल मिलता है, लेकिन मेरे लिए गिलानी लॉग्स की सबसे कीमती चीज़ वो दुआएं और मोहब्बतें हैं जो मुझे मेरे व्यूअर्स देते हैं। मैं हूँ इस वक्त भावलपुर शहर में, और हूँ मैं इस वक्त अदनान तौसीफ़ आवान साहब के घर पर। ये नीचे दरमियान में ये नन्ना मुन्ना मोहम्मद रियान आवान, ये साहबजादे हैं इनके। मैं इनके घर आया हूँ चाय पर। ये अदनान साहब हैं। अदनान साहब, 2 जुमले गिलानी लॉग्स के बारे में कि आपको कैसा लगता है चाय? बहुत मालूमाती और मज़ेदार किस्म का वो व्लॉग होता है आपका, पूरा देखने को दिल करता है। माशाल्लाह बहुत इल्मी और इंफॉर्मेटिव आपके सारे व्लॉग्स होते हैं। कोई तजवीज़ आपके जहन में हो कोई गिलानी लॉग्स को बेहतर करने के हवाले से? मेरी कोई कमी नहीं। अच्छा, तो आप जो है वो लोग रिकमेंड करते हैं गिलानी लॉग्स के लिए, किसी को किया है? इंशाल्लाह करूँगा, ज़रूर कीजिएगा। और सिर्फ दुआएं हमें ज़रूर दीजिएगा। अपनी मोहब्बतें कायम व दायम रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो हमें मज़ीद बेहतर करने की तौफीक दे। ठीक जी, हम दुआएं लेने के लिए आए थे। चाय का तो एक बहाना था, हमने चाय पी, और जो है वो अदनान साहब ने हमें दुआएं दी और ये वादा भी किया कि आइंदा भी देते रहेंगे। आपकी मेहनत को भी सलाम है। अच्छा, अदनान साहब कह रहे हैं कि जी आपकी मेहनत को भी सलाम है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अदनान साहब का। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। हम चल रहे हैं नूर महल के अंदर। बासित नवीद जी, बासित नवीद हमारे साथ हैं। अंदर रोशनी कम है और कुछ ख़वातीन भी हैं। हमें ख़वातीन को देखकर कैमरा बंद करना पड़ेगा, मुनासिब नहीं लगता। हम एक कमरे में पहुंचे हैं और बासित नवीद हमारे साथ है। दीवार पर एक तस्वीर भी लगी हुई है, नूर महल आफ्टर रेनोवेशन। इसका मतलब है कि किसी दौर में इसकी रेनोवेशन भी हुई थी। हम नवीद से पूछते हैं कि नवीद, ये कमरा जो है वो किस काम आता है?
सर ये मीडिया गैलरी है और यहाँ पर जो सामने स्क्रीन है ये डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए यूज़ होती है। कौन सी स्क्रीन? ये जो सामने स्क्रीन है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली नूर महल की रेनोवेशन की गई थी 2020 में, जो काम इसकी छत पे किया गया था, उसकी रेनोवेशन को दिखाया जाता है कि उसकी तहों को किस तरह से उखाड़ कर और नई तहें लगाई गई थी। इनको केमिकल के यूज़ के साथ एक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन हुई है उसकी छत पर, दोबारा उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है उसको प्रिजर्व रखने के लिए। और दीगर जो बेसमेंट्स में काम हुए हैं वो भी उसमें दिखाए जाते हैं। जो स्पेशल डिग्निटरीज़ आती हैं यहाँ पर बिठाकर उनको पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है और मज़ीद जो हिस्ट्री है वो अंदर से मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, ये एक तस्वीर लगी हुई है जी, नूर महल इन द पास्ट। ये इसकी तामीराती मराहिल की कुछ जो है वो शॉट्स हैं जिन दिनों ये तामीर हो रहा था। ये अच्छा, ये जो है वो नवाबीन की तस्वीर लगी हुई हैं। बासित सर ये इनमें से जो आप लास्ट 3 देख रहे हैं ये ओरिजिनल है। अच्छा, यानी कि हैंडमेड रेप्लिकाज हैं, लेकिन ये हैं ओरिजिनल पिक्चर्स। ठीक है। बाकी जो पिक्चर्स हैं वो इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी है, ओके। लेकिन ये है नवाब, है नवाब। अच्छा, ये 12 नवाब हैं जी। 3 तस्वीरें, ये जो तस्वीर है ये और ये 3 तस्वीरें जो है वो मतलब रेप्लिका आप कह सकते हैं, मतलब ओरिजिनल हैं, और बाकी तस्वीरें रेप्लिका हैं। ये नवाब सादिक की तस्वीर तो ओरिजिनल है जी। ये नवाब साहब की कोरोनेशन जो ताजपोशी हुई थी उनकी उसकी तस्वीर है। साथ इनके इंडियन वायसरॉय हैं लॉर्ड कर्जन चीफ गेस्ट के तौर पर उनको बुलाया गया। और इसी महल में मेरा ख्याल हुई थी जी, सामने आगे मेन हॉल है उसी में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक और हॉल मेन हॉल है जी, ये मेन हॉल है। अच्छा, ये दरबार का मेन हॉल है नूर महल का। और सामने नवाब साहब की डमी है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको रखा गया, क्योंकि उनकी कोरोनेशन इसी हॉल में हुई थी। तो जी नवाब सर सादिक पंजम की कोरोनेशन यानी ताजपोशी इसी हॉल में हुई थी। और लॉर्ड कर्जन वायसराय हिंद वो तशरीफ़ लाए थे इसी नूर महल में। ये एक तस्वीर जो है, मतलब एक रेप्लिका, एक स्टैचू बना के जो है वो रखा गया है ताकि पता चले कि इस तरह की तकरीब थी। यही स्टेज था। यही स्टेज इसी तरह का स्टेज था। स्टेज रेप्लिका है। ओरिजिनल जो स्टेज था वो एल्युमिनियम का था। अच्छा, ये हार्ड प्लास्टिक का और वुड का बनाया गया। अच्छा, जो ओरिजिनल स्टेज था वो एल्युमिनियम का था, ये हार्ड प्लास्टिक और वुड का स्टेज बनाया गया है। जो बड़ा वाला मिरर है ये भी रेप्लिका है। अच्छा, राइट और लेफ्ट साइड के जो कर्टन से कवर्ड हैं ये ओरिजिनल है। अच्छा, ये पर्दे कहते हैं जी कि उसी दौर के हैं जब ये ताजपोशी की रस्म हुई थी। ये पर्दे और ये लेफ़्ट साइड का जो पर्दा है ये दोनों, और ये जो बहुत बड़ा सा आईना लगा हुआ है ये रेप्लिका है। और ऊपर जो शैंडलियर्स हैं ये फानूस, ये भी रेप्लिकाज हैं। अच्छा, ये जो फानूस लटके हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छा हाँ, ये फानूस जो है ओरिजिनल जो थे वो गोल्ड और क्रिस्टल्स के थे। अच्छा, ओरिजिनल गोल्ड और क्रिस्टल के थे जी, गोल्ड। ये भी रेप्लिकाज हैं। अच्छा, ये रेप्लिकाज हैं। तो वो किधर गए फिर? वो जितनी भी गोल्ड की चीज़ें थी वो नवाब साहब ने कायदे आज़म को डोनेट कर दी थी इन 1947, और वो कुल 500 किलो सोना था जो नवाब साहब ने दिया था। ज़ोर से बोले। पहली तनख्वाहें जो मतलब 2 साल तक चला था बजट, नवाब साहब ने दिया था। पहली 6 माह की तनख्वाहें, इसमें 22,000 टन गंदम थी और 500 किलो सोना था। वो नवाब साहब की तरफ से दिया गया था कायदे आज़म फॉर पाकिस्तान। अच्छा, बासित हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ जो सोने के फानूस लगे हुए थे 15 किलो सोना था? नहीं, वो नवाब साहब ने जो दिया था कायदे आज़म को वो 500 किलो सोना था। वरना आप भी आ जाएंगे तो मसला आ जाएगा। मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके लिए कोई इशू ना बने। मुझे कोई इशू नहीं है। मेरे तो अगर सब्सक्राइबर जितने आना चाहें, मेरा चैनल है यूट्यूब पर। अच्छा, यूट्यूब पर चैनल है। मुझे तो खुशी हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसको परमिशन होती है, किसी को नहीं होती। ऐसी बात नहीं है। अगर आप बात करना चाहती हो तो आए। करनी है बात, करनी है बात तो करें। नहीं, मेरा बेटा है टिकटॉकर, मैंने उसे वीडियो में लाना है थोड़ा सा। तो वो उसको भी साथ ले आए। हाँ जी, उसे साथ लेके आइए अगर है तो। अच्छा, खैर जी। और इस मेन हॉल की दूसरी ख़ास बात यह है कि इसकी बैरल शेप जो रूफ़ है वो इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। इस पर जो फ्लावर्स हैं वो डायगोनल रोज़ में, इनकी कलर स्कीम ओरिजिनल है
लेकिन इनको टाइम टू टाइम रिफ़्रेश किया जाता है। छत जो है वो इसकी बैरल शेप है और बासित हमें बता रहे हैं कि इसे टाइम टू टाइम रिफ़्रेश किया जाता है जी। इसकी जो फूलों की शक्ल आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन मतलब रंग इसको वक्तन फ़क्तन किया जाता है, फिलअप किया जाता है ताकि ये मान ना पड़े। और मेन हॉल में जो फर्नीचर है ये टीक वुड का बनाया गया है। अच्छा, और ये जो टीक वुड है ये उस वक्त बर्मा से इम्पोर्ट हुई थी, जो करंटली म्यांमार है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है जी कि हाल की किसी भी कुर्सी पर बैठना मना है। गुड जी। कुर्सी पर बैठने से लाइफ कम हो जाती है। अच्छा जी, आप लोग भी फर्नीचर बासित ने एक बड़ी अच्छी बात बताई है और ये है भी फैक्ट कि वो कहते हैं जी कि ये इसलिए लगाया गया है कि कुर्सी पर बैठने से उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको अपनी इस वीडियो के तवज्जुह से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि घर की जितनी कुर्सियाँ हैं उनको एक साइड पर रखें, उन पर कपड़े शपड़े डालें और ख़ुद ज़मीन पर बैठा करें ताकि उनकी लाइफ बरकरार रहे। आइए जी। हाँ जी। जो टाइल्स हैं नीचे फ्लोर में ये भी ओरिजिनल हैं, इनको इटालियन टाइल्स कहा जाता है। अच्छा, इटालियन टाइल। एक जो टाइल है वो 21 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। अच्छा, एक टाइल 21 टुकड़ों पर है जी, ये वाली इस तरह। अच्छा, ये जो टाइल है, ये जो अच्छा ये 21 टुकड़ों पर मुश्तमिल ये जो टाइल वाइट बॉक्स है, हाँ हाँ, ये 21 पीसेज है जी बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब ये खासतौर पर इटली से मंगवाए गए थे टाइल? जी बिल्कुल, इटली से इसको गुड इंपोर्ट किया गया। अच्छा, ये क्या है? ये नवाब साहब की जो ताजपोशी की पिक्चर्स हैं ये अच्छा। उनके वुज़रा हैं। अच्छा। और हायर अथॉरिटीज़ जो हैं जो उस वक्त बुलाई गई थी, ये इसी मेन हॉल की है। अच्छा, इसी मेन हॉल की तस्वीर है, ये इसी मेन हॉल की तस्वीर है जी, जब ताजपोशी की गई थी। ये इसका गुंबद वाला हिस्सा गालिबन, ये सबसे बड़ा गुंबद है इस वक्त इसके नीचे हम मौजूद हैं। अच्छा, ये उन 5 गुंबदों में से एक है जी बिल्कुल, 5। और ये वही मखरूती गुंबद है? जी बिल्कुल, ये इसी तरह से, लेकिन इसकी वो जो डिज़ाइनिंग है वो अभी हुई है। अच्छा। पहले ये सिर्फ ब्लैक प्लेन था। अच्छा, उसकी कोई ख़ास रीज़न इसको प्लेन ब्लैक रखने? उस वक्त डिज़ाइनिंग नहीं की गई थी, लेकिन अच्छा। अब इसकी ब्यूटीफाइज को मज़ीद करने के लिए इस पर डिज़ाइनिंग की। अच्छा, और ये सामने एम्बलम्स हैं, ये स्टेट के एम्बलम्स हैं। जो ये 4 एम्बलम्स हैं, इनमें चारों में पेलिकन बर्ड जो है ये कॉमन है। इसको कॉमन रखने की वजह ये थी कि जो स्टेट ऑफ बहावलपुर थी वो वेलफेयर स्टेट थी, तो बोलते जाए। पेलिकन बर्ड की स्पेशलिटी ये है कि ये भूख के वक्त जब इसे कुछ ना मिले तो ये अपना गोश्त नोच कर अपने बच्चों को खिला सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट था कि नवाबों को जब ज़रूरत पड़ी तो वो अपना हिस्सा भी अपनी कौम को दे सकते हैं। ऐसे ही हुआ जी। अच्छा जी, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ये एक पोस्टर सा जो है वो लगा हुआ है। अच्छा, मज़े की बात है कि इसमें जो है वो कुछ दरियाओं के नाम ऐसे लिखे हुए हैं, जैसे सिंधु दरिया सिंध है, उसका आगे नाम लिखा हुआ है। सिकनी दरिया चनाब, सिकनी जो है वो जब अलेक्जेंडर आया था तो चनाब को सिकनी कहा जाता था। विपासा ब्यास को, और सरदू सतलुज, इरोवती रावी, और विस्तृतो झेलम, दरिया झेलम को कहा जाता है। अच्छा, इसमें जो है वो 7 दरिया लिखे हुए, तो 7वां किधर चला गया भाई? सरस्वती, ये जी। अच्छा, ये जी सरस्वती वैसे तो जो है वो हिंदुओं की एक देवी का नाम है, सरस्वती देवी। यहाँ लिखा हुआ है समंदर। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को यही बताऊं कि ये जो यहाँ से अपना बहावलपुर से आगे चोलस्तान का सहरा है, कहा जाता है कि दरिया सरस्वती, जिसे हाकड़ा भी कहा जाता है, वो कभी बहा करता था और अब वो ज़ेरे ज़मीन जा चुका है। जो माहिरीन हैं उन्होंने उसका रास्ता तो दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन दरिया दरियाफ्त नहीं कर पाए। बस थोड़ा सा, ये क्या चीज़ें हैं जी? पिक्चर्स हैं। अच्छा, उस दौर की पिक्चर, स्मॉल साइज़ में उनकी पिक्चर्स हैं जो नवाब साहब की। अच्छा, ठीक है। ये मैप ऑफ बहावलपुर है, बहावलपुर की रियासत का नक्शा है, और ये भी एवोल्यूशन ऑफ बहावलपुर स्टेट कि पहले कितनी थी और बाद में जो है वो कितनी हो गई, यानी जो है वो जो फतूहात हुई। ये तस्वीरें मैंने पहले भी आपको दिखाई हैं। नूर महल बहावलपुर जब ज़ेर तामीर था, 10/8/1878 प्रिंस कमरुज़्ज़मान अब्बासी साहब ने इनको डोनेट किया हुआ है। साइट्स इन चोलस्तान,
मैंने आपको बताया दरिया हाकड़ा चोलस्तान के बीच में से बहता है, उसका रिवर बेड जो है वो बाकायदा बताया गया है, लेकिन दरिया मौजूद है। मशहूर किला दरावड़, इसके साथ दो तीन रिवायतें हैं। एक तो अब्बासी मस्जिद और दूसरा शाही कब्रिस्तान, क्योंकि अब्बासी ख़ानदान के जो नवाबीन हैं वो वहाँ दफन होते हैं। लेकिन सुना ये है कि 2 कब्रें वहाँ अभी खाली रखी गई हैं। जी, वो एक तो नवाब सलाहुद्दीन खान अब्बासी साहब, उनकी कब्र है। अच्छा। उनकी कब्र की जगह वहाँ पे खाली छोड़ी गई है, क्योंकि नवाबियत के लिहाज से वो यानी कि आखिरी नवाब माने जाते हैं। अच्छा। तो उनको वजीफ़ा वगैरह और प्रोटोकॉल वगैरह जो है वो मिलता है, उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी।